2:30 अमावस्या। सिविल अस्पताल की पीली दीवारें रात की नमी में और भी मुरझाई हुई लग रही थीं। बरामदे के टूटे फूटे छज्जों से टप टप पानी गिर रहा था, जैसे किसी ने नाव चलती नदी के बीच अचानक चुप्पी छोड़ दी हो। फर्श पर फैला फिनाइल और पुरानी दवाइयों का मिला जुला गंध, ठंडा, कड़वा और बहुत अकेला। शहर से थोड़ा बाहर, इस पुराने पर अब भी चल रहे सरकारी अस्पताल के पीछे एक कम रोशनी वाला गलियारा मुड़ता है और आपको ले जाता है उस कमरे तक जहां सांस नहीं चलती पर कहानियां चलती रहती हैं। शवगृह। और उसी शवगृह में 4 खिड़कियां, 3 सामान्य और चौथी पर जंग खाई जंजीर, काली स्याही के धब्बे और वह खामोशी जो आवाज नहीं करती पर दिमाग में शोर भर देती है। मैं हूं प्राची शर्मा, उम्र 32। अभी अभी पोस्टिंग हुई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट की। पहली नाइट ड्यूटी और पहली रात। मुझे लगा था यह भी किसी और रात जैसी होगी। कागज, रिपोर्टें, कुछ सिग्नेचर, कुछ खामोशी। फिर घर। पर कहानियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, खासकर जब किसी कमरे के भीतर चौथी खिड़की हो। पहली रात। कमरा और नियम शाम का धूपला सा उजाला था जब मैं पहली बार शवगृह तक पहुंची। दरवाजे पर एक दुबला, झबरी दाढ़ी वाला, सफेद झगपाल पहने बूढ़ा सा आदमी बैठा था। झुकी कमर पर आंखें ऐसी जो किसी भीड़ को बिना बोले चुप कर दें। रघु? मैंने फाइल देखते हुए पूछा। वो बिना मुस्कुराए खड़ा हुआ। जी मैडम, 30 बरस से यही हूं, अंदर चलिए। कमरे का दरवाजा जैसे सांस छोड़कर खुला। अंदर ठंड, चूने की दीवारें, स्टील की टेबलें, औजारों की महक और छत पर घूमता पुराना पंखा। खिड़कियां जालीदार, 3 खुले, एक पर भारी ताला और ऊपर से जंजीर। ये चौथी क्यों बंद? मेरे मुंह से फिसल गया। रघु ने नजर उठाए बिना कहा, नियम है मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए, बंदी करते रहिए। चौथी, उसे छूना नहीं। मैं हंसी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराई। यहां भूत रहता है क्या? रघु ने पहली बार मुझे देखा। आंखों में चेतावनी नहीं थी, एक थकान थी। जो यहां आता है पहले हंसता है, फिर सुनता है, फिर एक दिन चुप हो जाता है। मुझे उसके वाक्य का तरीका अच्छा नहीं लगा। मेरा मन हमेशा तर्क चाहता है। ठीक है, नियम रखेंगे। बाकी स्टाफ कौन? अजय, वो बॉय, काम तेज पर कभी कभी नियम तोड़ देता है। नर्स कविता रात में रहती है, सब नोटिस करती हैं। और डीन घोष साहब, इस अस्पताल की देह भी उनके भरोसे है और आत्मा भी। रघु के शब्द ऐसे थे जैसे किसी पुरानी डायरी में स्याही फैल रही हो। मैंने सर हिलाया। ओके, काम करते हैं। पहली रात मैं कागजों में खो गई। मेज पर एक हल्का सा झटका लगा, जैसे किसी ने दूर से टेबल को धकेला हो। मैंने सिर उठाया। चौथी खिड़की की जंजीर भारी थी। हवा नहीं थी, पंखे की आवाज थी और दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक। मैंने लंबी सांस ली और फिर मेहनत में लग गई। टॉ जोशी की परछाई अगले दिन वार्ड से लौटते हुए नर्स कविता मिली। तेज चाल, आंखों में सावधानी। नहीं है? उसने पूछा। जी प्राची, फॉरेंसिक। खिड़कियों का नियम बता दिया रघु ने। वो सधे अंदाज में पूछ रही थी। हाँ, पर वजह? मेरा तार्किक सिर फिर सवाल पूछ बैठा। कविता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, 6 साल पहले डॉ जोशी, काबिल डॉक्टर, नाइट ड्यूटी, सिगरेट जलाने के लिए चौथी खिड़की की कुंडी खोली। मैंने देखा धुआं बाहर गया, पर जैसे कुछ धुआं अंदर आया। उनका चेहरा पल भर में बदल गया, जैसे किसी ने उनकी आंखों के पीछे कोई और दृश्य लगा दिया हो। वो खड़े रहे शौक में और देखते रहे उसी तरफ। मैं वॉशरूम गई, लौटी तो वो फर्श पर थे, बिना आवाज के रोए हुए, आंखें चौड़ी, पसीना और वहीं खिड़की। 2 हफ्ते बाद उनका ट्रांसफर होना था। 2 हफ्ते पहले ही उनकी लाश मिली, उसी खिड़की के नीचे, अस्पताल के अहाते में। चोट नहीं, पर चेहरा जैसे मौत ने उनके कान में कुछ कहा हो और वो सुनते ही पत्थर हो गए। उस रात के बाद चौथी खिड़की बंद। मेरे भीतर से किसी ने कहा, बनावटी कहानी। पर कविता के चेहरे पर बनावट नहीं थी। वो यह कहानी जैसे कहना नहीं चाहती थी, फिर भी कह दी। मैंने धीरे से कहा, और किसी ने देखा? पर मैंने बोलना देर से सीखा। उस दिन के बाद मैंने सिर झुका लिया। कभी कभी तर्क भी चुप हो जाता है और कहानियां खुद को खुद से आगे ले जाने लगती हैं। गलती, टेबल और खाई हुई रात, 3 दिन सब कुछ सामान्य रहा। मैं रिपोर्ट बनाती, सुबह आती, शाम को निकल जाती। चौथी खिड़की मेरे लिए दीवार का हिस्सा थी,
जैसे किसी पुराने घर में बासी कमरा। 5वें दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई। मैंने एक टेबल खिसकाई और अनजाने में चौथी खिड़की के सामने रख दी। उस पर ताजा शव। मैंने सोचा तक नहीं, बस खिसका दिया। मुश्किल अड़चन का आसान हल। रात अमावस्या थी। 2:30 बजे के आसपास पंखे की आवाज अचानक धीमी पड़ गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़कर थोड़ा सा मोड़ दिया हो। लाइटें एक ठक ठक सी टिमटिमाई। मैंने रजिस्टर से नजर उठाई। अंधेरे का रंग थोड़ा और गाढ़ा हो गया था। मैं उठी और दरवाजे तक गई। रघु बाहर स्टूल पर बैठा था, आंखें बंद, जैसे ध्यान में। रघु, मैंने धीरे से कहा। वो अंदर आया, बिना शोर। आज अमावस्या है मैडम, और आपने चौथी खिड़की के सामने टेबल लगाई है। मेरे पेट में किसी ने उंगली घुमाई। तो वो करीब आ जाती है, उसने बहुत धीरे कहा। वो, मैंने हंसी रोकने की कोशिश नहीं की, पर हंसी निकली नहीं। रात 2 बजे से थोड़ा आगे कमरे में धीरे धीरे खड़खड़ाहट हुई, जैसे धातु अपनी नींद से उठ रही हो। मैंने आंखें घुमाई। चौथी खिड़की, लोहे की सलाखें बहुत मामूली सी, पर सच में मुड़ रही थीं। बाहर कांच पर धुंध जमी थी। उस धुंध के पार कुछ नहीं, पर फिर भी लगता था जैसे कोई बहुत करीब से सांस ले रहा हो। चादर जो शव पर ढक थी, हल्की सी फड़फड़ाई। हवा का झोंका भीतर आया, ठंडा पर कड़वा। मेरे हाथों में हल्की झंझनाहट हुई। कौन है? मेरी आवाज साहस से ज्यादा आदत थी। कोई जवाब नहीं, बस वही सांस और एक पीला सा प्रकाश, जैसे मोमबत्ती जो किसी ने दूर, बहुत दूर जलाई हो, और उसका धुएं का धब्बा इस कमरे तक चला आया हो। मैंने रात के मिटने का इंतजार किया। वो नहीं मिटती। वो बैठ जाती है ऐसे, जैसे कोई बूढ़ा दरवाजे के पास बैठकर अपने जूते के फीते खोल रहा हो। सुबह हुई तभी मेरी पलकों ने झपकी ली। अंगुलियों में पसीना सूखा नहीं था। सवाल और सफाई अगली सुबह। मैंने रघु को बुलाया। रघु, सच सच बताओ, ये चौथी खिड़की वाली बात, तुम क्या जानते हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, मैडम, चौथी चीजें छुपाती नहीं, दिखाती हैं, पर जो देखता है वो बदल जाता है। डॉ जोशी, जो दिखा था उन्हें, वो अब भी यहां है। मैं ये भी जानता हूं कि जो मरते हैं सब रुकते नहीं, कुछ ठहर जाते हैं, जब तक कोई उन्हें सही नाम और सही आग नहीं देता। सही आग? मैं भौंचक्की। अंतिम संस्कार मैडम, उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा। मैं सीधे डीन घोष के कमरे तक गई। दरवाजा खुला था। किताबें, फाइलें और खिड़की से बाहर का धुंधला आंगन। घोष साहब 60 पार, चेहरे पर एक नियम की लकीरें, पर आंखों में पुराने किस्सों का भंडार। सर, मैंने बिना भूमिका के कहा, चौथी खिड़की की असली कहानी क्या है? उन्होंने अपनी ऐनक उतारी, अंगूठे से कांच साफ किया और खड़े होकर बाहर देखने लगे। हमारे यहां कुछ खुलासे रिपोर्ट में नहीं आते प्राची, पर तुमने सही समय पर पूछा। 8 साल पहले एक केस आया था। लड़की निधि, उम्र भी मुश्किल से 23-24, बलात्कार और हत्या। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि परिवार पहचान न सका। पहचान के बिना विधि अटक जाती है। उसे चौथी खिड़की के नीचे रखा गया। उसी रात ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो गई। खून से सनी चप्पल और कमर की बेल्ट मिली खिड़की के नीचे। न शव मिला, न आवाज। हम सब ने तब से वहां ताला लगा दिया। मुझे लगा मेरे सीने में जो हवा थी वो अचानक भारी हो गई। और यह बात आपने छुपाई? किससे बताता? उसने बिना पलटे कहा। जब नकल उतारने लगते हैं लोग तो सच भी एक अफवाह बन जाता है। 2 साल बाद कविता आई और बोली, जोशी सर, मैंने आदेश दिया, खिड़की बंद। मैं बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, फिर बस कहा, सर, निधि का परिवार, गुमशुदा फाइलें, गुमशुदा नाम। घोष साहब ने धीरे धीरे शब्द चुने। मुझे लगा मेरी नौकरी अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ये कुछ है जो शब्दों के बाहर है। अजय की रात अगले हफ्ते तक मैंने चौथी खिड़की की तरफ देखना भी कम कर दिया। अजीब सा लगता था, जैसे उसकी सूची में मेरा नाम भी कहीं ऊपर बढ़ रहा हो। उस रात अजय की ड्यूटी थी, लापरवाह पर तेज। वार्डों में उसकी हंसी चलती थी। नर्सें उसे बुलाती, काम निकलवाती, पर नियम उसकी जेब में कभी ठीक से टिके नहीं। मैडम, उसने मुझसे पूछा, उस चौथी खिड़की के पास इतनी धूल क्यों जमा रहती है? बाकी जगह तो साफ है। मैंने फाइल में सिर गड़ाकर कहा, मत छेड़ो उसे अजय। वो हंसा। डरो मत मैडम, मैं सिर्फ जाली साफ कर रहा हूं, ताला नहीं छू रहा। मैंने आधी आवाज में कहा, नहीं।
उसने सुना नहीं या सुनना नहीं चुना। उसने एक पतली डंडी से जाली के कोने को हल्का सा छुआ। जैसे ही झाड़ू की तिनके ने जाली को छेड़ा, अजय का चेहरा एकदम खिंच गया। अरे ये करंट। उसने हाथ पीछे खींचे। कविता दी। उसकी आवाज गलियारे की तरफ गिरी। कविता उसी वक्त दवाइयों की अलमारी बंद कर रही थी। उसे कुछ नहीं लगा, पर कमरे में कुछ बदल गया था। हवा के अंदर एक पतली सी सीटी बजने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़े होकर होंठ खोलकर फूंक मार रहा हो। रात के ठीक 2:45। चीख इतनी तेज कि फर्श की दरारें भी कांप गईं। मैं दौड़ी, कविता दौड़ी, रघु दौड़ा। कमरे में अजय फर्श पर था, घुटनों के बल पीछे की ओर गिरा हुआ। आंखें खुली, मुंह जैसे चीखते चीखते वहीं जम गया हो। चेहरे पर एक रंग धूसर, जैसे किसी ने भीतर से खून खींच लिया हो। उसकी नजरें ठीक चौथी खिड़की के कांच से चिपकी हुई। मैंने उसी पल देखा, कांच के दूसरी तरफ धुंध के भीतर एक लाल साड़ी की हल्की झलक। चेहरा धुंध के धब्बों में छुपा, माथे पर जैसे कोई कट, होंठ आधे खुले, और आंखें वो नहीं दिखीं। और जब हमने पलक झपकी, वो आकृति गायब। कविता ने मेरे हाथ पकड़ लिए। हमने उसे फिर जगा दिया है। मैंने अजय के गले पर हाथ रखा। नाड़ी नहीं, रजिस्टर में उस रात सिर्फ एक लाइन लिखी। अचानक हृदय गति रुकना। ये सच था, पर पूरा सच नहीं। टूटन और निश्चय अजय के बाद अस्पताल की हवा बदल गई। गलियारों में फुसफुसाहट बढ़ गई। वार्डों के पंखे कुछ रातों में खुद ब खुद बंद हो जाते, और ड्यूटी के दौरान कभी कभी दूर गलियारे में एक लाल साड़ी की किनारी सर्र सी सुनाई देती। मैंने अपनी नींद में भी चौथी खिड़की का जंग खाया ताला देखा, टूटता हुआ। मुझे लगा ये बात अब रुकने वाली नहीं। मैंने अगले ही दिन डीन घोष से कहा, सर, मैं इसे खत्म करना चाहती हूं। मुझे कोशिश करने दीजिए। उन्होंने पहली बार परेशान होकर मेरी तरफ देखा। तुम डॉक्टर हो प्राची, तुम्हारा काम विज्ञान है, और मैं इंसान भी हूं सर। विज्ञान से पहले इंसान। अगर कोई आत्मा, अगर कोई अधूरा काम, अगर उसे नाम चाहिए, आग चाहिए, मुझे कोशिश करनी ही होगी। घोष साहब ने अलमारी से एक पुरानी भूरे कागज की फाइल निकाली। महेश्वर नाथ, तांत्रिक। मैंने कुछ साल पहले बुलाया था किसी और केस में, यहां नहीं, गांव में। बात बनी थी, पर याद रखना, ये चीजें काबू में नहीं रखी जा सकती। जो बुलाते हैं कभी कभी उनके साथ लौटती हैं। मैंने नंबर लिया। शाम तक बातें हो गईं। महेश्वर नाथ की आवाज में एक धीमा सा धैर्य था। अमावस्या निकल गई है, पर एक और रात चाहिए। कृष्ण पक्ष की चौथी रात गहरी होगी। अगर वो रुकी है तो बोल पड़ेगी, पर जो सुनोगी उसे निभा पाओगी? हाँ, मैंने बिना रुके कहा। तुम्हारी सच्ची हाँ ही काम आएगी, नहीं तो केवल रस्में कुछ नहीं करती। तैयारी, मंत्र और कैमरा। रात आई। महेश्वर नाथ आए। काले कपड़े नहीं, सादा सफेद धोती और एक पुरानी सी ऊनी शॉल। आंखें ढंसी हुईं, पर किसी बुझी आग की गर्मी अब भी बची थी। उन्होंने कमरे की दहलीज पर बैठकर भस्म और चंदन से एक छोटा सा घेरा बनाया। यह सुरक्षा नहीं, धैर्य का गोला है, उन्होंने कहा। डर के बीच अगर सांस टूटे तो यह गोला तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अभी जीवित हो। मैंने चौथी खिड़की के सामने एक कैमरा रखा। कविता जी के हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और मेरे पास रख दी। रघु ने खामोशी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। बाहर की दुनिया छोटी हो गई। यहां सिर्फ हवा, कांच और वे सब जो नाम का इंतजार करते हैं। महेश्वर नाथ ने आंखें मूंद लीं और मंत्र शुरू किए, किसी भाषा में जो हिंदी भी थी और नहीं भी। शब्द जिनका वजन तलवों तक उतरता हुआ महसूस होता है। जो भी अधूरा है वो नाम लेकर आए, जो भी रुका है वो राह मांगे, जो भी दुख में है उसे साक्षी मिले। रात के 3 बजने को थे। कैमरे की लाल बत्ती टिमटिमाई। पंखे की रफ्तार बिना बिजली छुए धीमी हुई। चौथी खिड़की की जंजीर, एक बहुत हल्की सी पर साफ आवाज, खड़क, जैसे कोई उंगली से छेड़ रहा हो। फिर ठंड, ऐसी ठंड जो सिर्फ त्वचा पर नहीं, दांतों के बीच उतरती है। मोमबत्ती की लौ जोर से हिली। कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक, काली। मुझे न्याय दो, आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो, पर मेरा कान उस तरफ नहीं था। मैंने सांस रोकी। तुम कौन हो? एक परछाई धुंध से छंटी, लाल साड़ी, खून के धब्बे, चेहरा
चेहरे पर नाखूनों के निशान, होंठ सूखे फटे, आंखें गहरी अंधेरी और किसी पुराने डर की तरह ठहरी हुई। मैं निधि। शब्द टूटे। मुझे किसी ने पहचान नहीं दी। मेरा नाम कागज पर अधूरा। मेरी आग किसी ने नहीं जलाई। मेरी आंखों में पानी था। मैं करूंगी, मैं वादा करती हूं। शब्द खुद ब खुद मुंह से निकले और तभी एक तेज चीख। खिड़की के कांच में बाल जैसी दरारें, जैसे किसी ने भीतर से हथेली मार दी हो। महेश्वर नाथ ने भस्म की एक छुटकी हवा में उछाली। वह धूल जैसे ही परछाई को छुआ, एक जली हुई महक, और परछाई कांपी, रोई नहीं, पर जैसे कई सालों की घुटन एक बार में बाहर निकली हो। तुम्हें मेरा सच सुनना होगा, उसने कहा। तुम्हें मेरी आग जलानी होगी। हाँ, मैंने फिर कहा। हाँ निधि। मैं सुनूंगी। निधि की बात, वो आवाज जो हवा की भी थी और लोरी की भी, मेरे चारों तरफ घूमी और रुक रुक कर बोलने लगी। शहर की सड़कों पर रात धीमी थी। उसने कहा, लिफ्ट दे दूं? मेरा घर यहीं पास। मैं डरी नहीं, मैं उसे जानती थी, अस्पताल का ही कोई। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं नहीं डरती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की मुस्कुराहट भी धारदार हो सकती है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रघु की सांस भारी हुई। कविता की आंखें झुक गईं। महेश्वर नाथ के शब्द धीमे हो गए। बोल बेटा। वो उसने औरों के सामने नहीं, दिखाया। उसने खिड़की पर मुझे रख दिया। कहा, सुबह पहचान हो जाएगी। पर मेरा चेहरा, मेरा नाम, सब धुंध, सब धूल। खिड़की ने सब देख लिया, पर किसी ने मेरी आग नहीं जलाई। मैं यहीं रह गई। हर रात किसी की सांसें सुनती हूं। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई भागता है, पर कोई मुझे नाम से नहीं बुलाता। मैंने झुककर कहा, निधि। वो रुकी, जैसे ये नाम उसके लिए नया हो। हाँ निधि। मुझे याद था, कोई मुझे ऐसे बुलाता था। मां, शायद। कविता के होंठ कांप गए। माफ कर बेटी, तुम्हारा दोष नहीं। निधि की आवाज में थकान थी। दोष उस खिड़की का भी नहीं, दोष उस रात, उस आदमी का। वो अब भी यहीं है, हॉल के दाएं मोड़ पर। उसका चलना मैं सुनती हूं। उसे डर लगता है मुझसे, पर उसे किसी ने कभी नाम से नहीं पुकारा। मैंने महेश्वर नाथ को देखा। उन्होंने सिर झुकाया। कुछ नाम जानते हो? मैंने रघु से पूछा। रघु बहुत देर तक चुप रहा। मैंने एक रात देखा था, जूते भूरे, बेल्ट काली, नर्स खोई, और एक आदमी बाहर बरामदे में सिगरेट जलाता। देखता रहा। उसने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से बेल्ट पर उंगली फिराई, ऐसे जैसे कोई बात मन ही मन गिन रहा हो। कविता ने कांपते हुए कहा, वो वार्ड का पुराने स्टाफ में से कोई था। मैंने नाम सुना था, पर डीन घोष दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, हम नाम खोज लेंगे, पर आज उसे तुम्हारी आग चाहिए। निधि की परछाई ने धीरे से सिर झुका लिया। मेरी राख नहीं बनी, इसीलिए मैं अटक गई। मुझे कुछ भस्म चाहिए, कुछ नाम, कुछ नदी। महेश्वर नाथ ने भस्म की एक और चुटकी उठाई। यह सुरक्षा नहीं, पहचान है। इसे वहन करना है और इसे नदी तक ले जाना है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भस्म मेरी हथेली पर गर्म नहीं, ठंडी पड़ी, पर उस ठंड में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बहुत समय बाद किसी नाम के साथ तुम्हारे बाजू पर हाथ रख दे। सबूत और सच अगले दिन से मैंने अस्पताल की फाइलें उलटी। गुमशुदा केस, पुरानी रिपोर्टें, डीएनए के रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर। कविता ने उन शिफ्टों की लिस्ट बनाई जिन रातों में निधि की केस फाइल पर तारीखें लिखी थीं। रघु ने पुराने स्टोर रूम की धूल झांकी और एक टूटी बेल्ट का बकल निकाला। काला रंग, किनारे घिसे हुए, और तर्जनी की जगह जहां चमड़ा ज्यादा चमकता था। डीन घोष ने मुझे पुलिस के पुराने रजिस्टर तक पहुंच दिलाई। यहां सब कुछ है, अगर पढ़ने वाला बिना डर के पढ़े। डर? मैंने पूछा। डर सिस्टम का, डर नाम का, डर सच का। घोष साहब ने धीमे से कहा। डीएनए ने राह दिखाई। चेहरा पहचान में नहीं आया था, पर कपड़ों के तंतुओं से एक अंश मिला। परिवार की तलाश संभव हुई। महीनों की धूल छानने के बाद हमें पता चला निधि के पिता शहर छोड़ गए थे, पर उनका एक चाचा अब भी पुराने मोहल्ले में था। पतली गलियां, सीलन भरी दीवारें और एक बूढ़ा
जिसकी आंखों ने बहुत इंतजार किया था। निधि? उन्होंने नाम सुनते ही मेरी तरफ देखा। आंखों में पानी नहीं था, पर आवाज में था। उसे मैंने भगा दिया था उस रात अपने घर से। वो देर से आई थी। मैंने गुस्से में कहा था, मत आ। वो चली गई। सुबह वो वापस नहीं आई। मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। मैंने उनका हाथ थाम लिया। उसे शांति देनी है। आग, राख और नाम। उन्होंने मेरी हथेली अपने माथे से लगा ली। मैं चलूंगा। लौटती रात, खिड़की और चुनौती। उस रात अस्पताल कुछ शांत था। अमावस्या नहीं थी, पर चांद पतला था और उसकी रोशनी उस कमरे तक पहुंचती हुई भी नहीं लगती थी। चौथी खिड़की का ताला वहीं था, पर उसके आसपास हवा कुछ हल्की लगी, जैसे किसी ने बहुत भारी चादर थोड़ी देर के लिए उठा दी हो। आज क्या करोगी? रघु ने पूछा। आज मैं उससे सच में बात करूंगी, बिना रस्मी बातें, बिना सुरक्षा के, मैंने धीरे से कहा। महेश्वर नाथ ने सिर हिलाया। डर को नाम देना और नाम को आग देना दोनों जरूरी हैं, पर सच भी जरूरी है। जिस आदमी ने उसे ये रात दी, उसका नाम क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? डीन घोष ने फाइल का एक पन्ना मेरे सामने रखा। ड्यूटी रजिस्टर उस रात का। सुरेश, वार्ड बॉय, नाइट शिफ्ट। 2 हफ्ते बाद उसने इस्तीफा दिया, शहर छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद उसने इस्तीफा दिया, शहर छोड़ दिया। पर रिकॉर्ड में हस्ताक्षर बाएं हाथ से बनाए गए थे, जबकि उसकी फाइल में डोमिनेंट हाथ दायां। कविता ने धीरे से कहा, मैंने एक रात देखा था, वो दायां हाथ हमेशा बेल्ट पर खेलता रहता था। तो रजिस्टर में बाएं हाथ से क्यों? मैंने खुद से पूछा। क्योंकि वह डरता था, घोष साहब ने कहा। डर नाम का। उसने खुद को छुपाया, पर उंगलियों के निशान कागज पर हैं और हमारे पास अब मकसद है। महेश्वर नाथ ने धीरे से कहा, वो नाम भी देगा शांति, पर पहले आग, वचन। आग और नदी गंगा किनारे का घाट। शाम, लाल होती रोशनी और मेरे हाथ में वह भस्म जो महेश्वर नाथ ने निधि की परछाई पर छिड़की थी। निधि के चाचा, डीन घोष, कविता, रघु, सब साथ। एक छोटा सा कलश जिसमें राख नहीं, पर पहचान थी। महेश्वर नाथ ने धीमे मंत्र बोले। हवा हल्की थी, लहरें किनारे से थोड़ी थोड़ी टकरा रही थीं। निधि, मैंने नदी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम लेती हूं, साफ आवाज में। तुम्हें वही सम्मान देती हूं जो किसी भी बेटी को मिलना चाहिए। तुम्हारी आग आज है, तुम्हारी राख आज नदी में अपना घर पाएगी। कविता सिसक पड़ी। रघु की आंखें भी भीगी थीं। घोष साहब ने अपने हाथ जोड़ लिए। वो कठोर प्रशासक उस पल एक बहुत साधारण, बहुत इंसानी आदमी लगे। हमने कलश से भस्म बहाई। हवा अचानक ठंडी नहीं, नरम हुई, जैसे कोई बहुत दूर खड़ा होकर अब ठीक है कह रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस लौ को याद किया जो भभकती नहीं, बस धीरे धीरे धैर्य से जलती है। निधि, अब शायद सिर्फ एक नाम नहीं, एक आहट नहीं, एक डर नहीं, एक शांति। खिड़की की चुप्पी। उस रात शवगृह में वापस आते हुए मैंने चौथी खिड़की देखी। ताला वहीं था, जंजीर जंग खाई पर बंधी, कांच पर धुंध नहीं। कमरे में एक अजीब सा खालीपन था जो सुकून जैसा लगता है, जैसे किसी ने वर्षों से रोती हुई किसी बच्ची को गोद में भर लिया हो और बोला हो अब सो जाओ। मैंने दरवाजा बंद किया। पंखा अपनी सामान्य आवाज में चल रहा था। घड़ी ने 3 बजने पर सामान्य सी टिक टिक की। मोमबत्ती जो महीनों पहले हमने वहां रखी थी, खत्म हो चुकी थी। सिर्फ उसके तले पर एक मुलायम सा घेरा बचा था। कविता ने धीरे से कहा, आज कोई उंगलियों की आवाज नहीं आई। रघु ने मेरी ओर देखा। पहली बार उसके चेहरे पर चेतावनी नहीं, एक हल्की सी मुस्कान थी। अब ये कमरा सिर्फ कमरा है मैडम। मैंने अपनी हथेली पर नजर डाली। भस्म की हल्की सी रेखा अब भी थी। मैंने उसे नहीं पोंछा। कुछ निशान पोंछे नहीं जाते, उन्हें रखा जाता है याद के लिए। नाम और न्याय पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल की दीवारें लंबी हैं और गलियां गहरी। हमने पुलिस के साथ मिलकर सुरेश को खोज निकाला। एक दूसरे शहर के छोटे क्लिनिक की सफाई का काम कर रहा था। उसका चेहरा बदला नहीं था, आंखें वहीं, उंगली वहीं, दायां हाथ बेल्ट पर वहीं खेल। जब हमने उसका नाम लेकर पूछा, उसने पहले हंसने की कोशिश की, फिर चुप हो गया। उसकी आंखों में बहुत छोटे, बहुत तेज इशारे थे, डर के। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा, फिर अपने आप को पकड़ लिया, जैसे शब्द उसकी गर्दन से फिसल गए हों।
मुझे माफ कर दो। हम कानून के सामने खड़े हुए। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड निकाले और नई धारा लिखी। अदालत में उसकी बाईं हाथ वाली नकली कहानी टूट गई। दाहिने हाथ की तर्जनी पर चमकता चमड़ा खुद गवाही बन गया। और जब फैसला आया, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनी, पर चौथी खिड़की ने यह बात उस रात हवा में लिखती होगी। न्याय हुआ। आखिरी रात। भीतर की खिड़की मैंने सोचा था, बस अब यह कमरा सिर्फ कमरे जैसा रहेगा। पर एक रात अकेली ड्यूटी। घड़ी के कांटे 2 और 3 के बीच फिर बैठे। मैंने खिड़कियों की तरफ देखा। 3 हल्की खुली, चौथी बंद। तभी धीमे से, बहुत धीमे से, चौथी खिड़की के कांच पर एक रेखा उभर आई, जैसे किसी ने अंदर से नहीं, बाहर से अपनी उंगली से धन्यवाद लिखना चाहा हो, पर शब्द गीली हवा में फैल गए। मैंने दरवाजा खोला, बाहर आंगन में आई। रात साफ थी, चांद पतला पर चमकदार। हवा में फिनाइल नहीं, मिट्टी की सूखी सी महक। मैंने उस दीवार को छुआ, ठंड नहीं, ताप था। और तभी मेरे कान के पास एक बहुत हल्की सी आवाज, किसी के चलने की नहीं, किसी के रुकने की। मैंने समझा, कहानियां जब पूरी होती हैं तो आवाज नहीं करती, वो बस रुक जाती हैं। और जब कोई कहानी रुकती है तो कोई दूसरी कहीं शुरू हो जाती है। मैंने अपने बैग से एक छोटी सी देव की तस्वीर निकाली और ताले के ऊपर लगा दी। मैं देवताओं की ज्यादा नहीं, पर उस रात मुझे लगा कुछ तस्वीरें ताला नहीं लगाती, बस दीवार को बता देती हैं कि अब यहां कौन है। अब यहां डर नहीं, पहरा है, सम्मान का, जो रह जाता है बहुत समय बाद। जब मैं अपने घर में अकेली थी, एक रात सपने में वही कमरा आया। फर्श पर लकीरें, पंखे की आवाज और चौथी खिड़की का शांत कांच। कांच पर पानी की छोटी सी बूंद। उसने बहुत धीरे से नीचे तक रास्ता बनाया और किसी बिंदु पर रुक गई। मैं नींद से उठी। कमरे में हवा थी, पर ठंडी नहीं। मैंने खिड़की खोली और बाहर की रात देखी। शहर की लाइटें, दूर जाती एक एम्बुलेंस, और वो आवाज, बहुत दूर, बहुत हल्की, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। सुबह मैंने अपने हाथ की रेखा देखी। भस्म का निशान अब नहीं था, पर मैं जानती थी कुछ चीजें हटती नहीं, बस दिखना बंद करती हैं। यदि कभी आप पुराने अस्पतालों के पीछे के गलियारों से गुजरें और कोई चौथी खिड़की दिखे, डरिए मत। हर खिड़की डर का रास्ता नहीं होती। कुछ खिड़कियां न्याय की राह होती हैं, बस उन्हें खोलना नहीं होता, उन्हें सुनना होता है। क्योंकि जो खामोशी में है वो अक्सर शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। और अगर कभी कोई लापरवाह अजय, कोई अक्खड़ जोशी, कोई शांत कविता, कोई सावधान रघु आपके रास्ते में आए, तो याद रखिए, हर इंसान अपने भीतर एक खिड़की लेकर चलता है, उसकी चौथी। उसे बंद रखिए, पर उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि जिस दिन हम अपनी भीतर की चौथी खिड़की खोल देंगे, शायद हम भी वहीं देखेंगे, धुंध के पार, मोमबत्ती की पीली लौ और एक नाम जो पहचान मांगता है। उस दिन आपको भी एक वादा करना होगा। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। अब बारी तुम्हारी है। कहां से देख रहे हो ये वीडियो, और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है? नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि अंधेरा किस किस के कमरे तक पहुंच चुका है। याद रखो, डर बांटने से बढ़ता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें चुभ गई हो तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और भी इस डर में शामिल हो। और अगर चाहते हो कि अगली बार कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डर हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो उसे खोजते हैं।